ठीक है बेटे। कल मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, मैं उनके क्वेश्चन के आंसर दे दूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन दिया था, तो पहले इसका आंसर दे देता हूं, मैं सबके आंसर दूंगा मैं। तो इसमें मैंने पूछा था भी कितनी इमेज बनेगी। जैसे मान लो ये मिरर है M1, ये मिरर है M2, तो इस O ऑब्जेक्ट की एक इमेज तो ये बनाएगा और एक इमेज ये बनाएगा। एक यहां बनेगी इसके कारण, एक यहां बनेगी इसके कारण। तो दो इमेज बनेगी इसकी, इस मिरर में इसकी दो इमेज बनेगी। एक मिरर एक बनाएगा, एक एक मिरर दूसरा इमेज बनाएगा। इसका आंसर था कि दो आएगा, एक इसके कारण बनेगी, एक इसके कारण बनेगी। आपसे पूछेंगे इसमें मल्टीपल इमेज क्यों नहीं बनेगी। देखो बेटा, मल्टीपल जो इमेज बनती थी ना, जो कल मैं बता रहा था, वो इसलिए बनती थी कि एक मिरर पर रेज टकरा के दूसरे पे जाती थी। एक मिरर से रेज दूसरे पे जाती थी, इसलिए मल्टीपल इमेजेस बनती थी। बट इसमें क्या होगा, इसमें एक मिरर पर जो रेज आएगी वो दूसरे पे वापस नहीं जाएगी। जैसे मान लो इससे एक रे यूं गई, तो ये रे इधर जाएगी इस डायरेक्शन में, ये रे इस पे नहीं टकराएगी, और जो रे इस पे टकराएगी वो ही हो जाएगी। तो एक दूसरे पर रिफ्लेक्ट होकर जानी चाहिए मल्टीपल इमेजेस के लिए। तो इसलिए इनकी केवल एक मिरर एक इमेज बना देगा, दूसरी मिरर दूसरा इमेज बना देगा। तो मल्टीपल इमेजेस नहीं बन पाएंगी, क्योंकि एक दूसरे की रेज आपस में दोबारा नहीं टकरा रही। M1 से वापस M2 पे नहीं आ रही, M2 से वापस M1 पे नहीं जा रही, इसलिए ये मल्टीपल इमेजेस नहीं बनाएंगे। एक इसके कारण बनेगी, बस एक इसके कारण बनेगी, ये दो इमेजेस बनेंगी। हाँ, अब एक क्वेश्चन दिया था मैंने, ये थिक मिरर है, इसमें कई सारी इमेज बननी थी। जैसे कि रे यूं आई थी इस पर, यहां से रे गई, फिर अंदर जाएंगी, फिर वापस आएंगी, यूं जाएंगी। अभी इसका आंसर याद कर लो कि ये जैसे फर्स्ट इमेज इसके कारण बनेगी, सेकंड इसके कारण बनेगी, तो सेकंड इमेज ब्राइटेस्ट होगी। इसका आंसर होगा सेकंड इमेज ब्राइटेस्ट होगी। इसका आंसर सेकंड इमेज ब्राइटेस्ट। मैं आंसर बता रहा हूं, समझाना नहीं है मुझे, ये क्वेश्चंस के आंसर बता रहे हैं बस, ये कि इसका आंसर ये बनना था। एक मैंने आपसे पूछा था, कल क्वेश्चन पूछा था कि तीन मिरर हो 90 डिग्री पर, यहां कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, एक मिरर छत पे लिया था हमने, तो इसका आंसर आएगा 7 इमेजेस। इसका आंसर 7 इमेजेस। तो टोटल 7 इमेज बढ़ेंगे इसके अंदर। 3 इमेज तो ये बनाएंगे, मैं मोटा मोटा बता देता हूं। ये जो दो मिरर है ये 3 बनाएंगे, और ऊपर जो मिरर है वो अकेला ही 4 बनाएगा। ये दो दो मिलकर 3 बनाएंगे, जो ऊपर वाला है वो अकेला 4 बनाएगा। तो टोटल 7 इमेज बनेंगी। मैं कह रहा हूं ये दो मिलकर 3 बनाएंगे, ऊपर वाला अकेला ही 4 बनाएगा, क्योंकि इन दोनों की जो इमेज है, 3 तो इमेज और ये ऑब्जेक्ट ऊपर वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। इनके द्वारा बनाई गई 3 इमेज और ये ऑब्जेक्ट ऊपर वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे, तो ऊपर वाला अकेला 4 बनाएगा। तो टोटल इमेज इसकी जो बनेगी वो 7 बनेगी। टोटल इमेज इसकी 7 बनेगी। एक क्वेश्चन था इमेज कहां बनेगी, वो देख लो। डायग्राम बनाने के लिए बोला था मैंने, जिसकी डायग्राम ठीक हो वो करेक्ट बोल देना, जिसकी गलत हो वो रॉन्ग बोल देना। मैंने यहां मिरर बनाया था 45 डिग्री एंगल पर, यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया था, ए बी ऑब्जेक्ट था, और हमने ये कहा था कि भाई इसकी इमेज कहां बनेगी, बना के दिखाओ, इमेज बना के दिखानी थी। तो मैंने ये कहा था भाई ए के सामने ए की इमेज बनेगी, बी के सामने बी की इमेज बनेगी। इसका तरीका यह है कि आप मिरर को आगे बढ़ा लो, मिरर को आगे बढ़ा लो, यहां से एक परपेंडिकुलर मिरर ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो मिरर पर, इसलिए जिस ए के सामने ए की इमेज बनेगी, जैसे ए यहां है तो इसके सामने बन जाएगी ए की इमेज, यहां ए डैश। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दो तो बी के सामने बन जाएगी बी की इमेज। तो यहां इसकी इमेज बननी थी यूं, इस तरीके से, एक परपेंडिकुलर ए से डाल दो, एक परपेंडिकुलर बी से डाल दो। एक मैंने यूं दिया था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मिरर है,
45 डिग्री एंगल पर। हमने अगला क्वेश्चन लिया था भाई, ऑब्जेक्ट हमने यहां रख दिया था, ए बी ऑब्जेक्ट रख दिया था। मैंने आपसे पूछा था भी इसकी इमेज बना दो, इसकी इमेज बना दो। तो सेम तरीका है, आप एक परपेंडिकुलर ए से डाल दो मिरर पर, जहां वो एक्स एक्सिस में मिले वहां मिरर इमेज बनेगी। एक बी से डाल दो, जैसे मैं ए से डालूं परपेंडिकुलर, तो यहां मिला तो ये होगा ए डैश। एक परपेंडिकुलर बी से डाल दूं, यहां बना तो ये होगा बी डैश। तो ये होगी ए डैश बी डैश इसकी इमेज, ए डैश बी डैश इसकी इमेज होगी। ये इसका आंसर होना चाहिए था। चलो मैं मान लूं कि आपको प्लेन मिरर की सारी चीजें अब समझ में आ गई हैं। अब दोबारा से हम, कल मैंने स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किए थे, उस पर आता हूं। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये केवल एनसीईआरटी उसके लिए है, एनटीएससी के लिए। एनटीएससी, ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड वगैरह में जाते हैं अगर आप, तो ये क्वेश्चन उसके लिए हैं। एक और था भाई, मैं भूल गया था। ये जैसे मैंने मिरर बोला था M1, ये M2, लाइट इधर से आई थी, रिफ्लेक्ट होकर इस पर टकराई थी और इसके पैरेलल गई थी। मैंने पूछा था ये एंगल बताओ, तो इसका आंसर था 60 डिग्री। कल हमने स्टार्ट किया था स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, हाँ हाँ हाँ, चलो। तो स्फेरिकल मिरर में कल मैंने दो मिरर बताए थे, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। बेसिक मैंने कुछ बता दिया था, वो कन्वेक्स किसे कहते हैं, कनकेव कौन सा होता है। अब इसमें कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जैसे एक है फोकस, फोकस और फोकल लेंथ, दो चीजें बतानी मुझे। फोकस और फोकल लेंथ, दो बातें आज मुझे करनी है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। बेटा पहले मैं बात करता हूं कनकेव मिरर की। कनकेव मिरर की, जैसे कनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, पी इसका पोल है, सी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये सब चीजें मैंने कल बता दी थी। अब मुझे डिस्कस करना है फोकस या फोकल लेंथ क्या होती है भाई। अच्छा, एक पॉइंट और मैं शुरू में बता के चलूंगा आप लोगों को, 10th लेवल के हिसाब से। 10th लेवल के हिसाब से देखो, जब भी आप कोई मिरर लेते हो ना, जब भी कोई मिरर आप लेते हो, मिरर या आगे चल के लेंस भी लेंगे हम, लेंस के ऊपर भी बात करांगे, अभी मिरर की बात हो रही है। तो एक तो आपको हमेशा ये याद रखना होता है, लेंस या मिरर जो आप थ्योरी में पढ़ते हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, तो आप हमेशा ये मान के चलना कि लेंस या मिरर जो है ना, उनका जो अपर्चर है वो बहुत छोटा है। मतलब लेंस या मिरर बगैर बताए जब तक ना बोले ना, हमेशा आपने ये मान के चलना कि उनका अपर्चर बहुत स्मॉल है। अपर्चर ऑफ द मिरर या अपर्चर ऑफ द लेंस, ये बताने की जरूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड होगा कि वो स्मॉल है। जहां पे अपर्चर लार्ज होगा ना, अपर्चर लार्ज होगा, तो वहां बताना होगा, स्मॉल बताने की जरूरत नहीं है। 12th क्लास तक जो भी मिरर या लेंस आप पढ़ते हो, तो उनका अपर्चर आपको हमेशा स्मॉल मानना है। तो अपर्चर से मेरा मतलब मोटे तौर पर समझाना के लिए क्या है, अपर्चर से अभी तो ये समझ लो, अगर मैं केवल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करूं भी अपर्चर किसे कहते हैं, अभी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये समझ लो कि अपर्चर का मतलब है साइज। वैसे सही डेफिनेशन नहीं है यह साइज कि अपर्चर साइज होता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए अपर्चर, मैं कहूं अगर अपर्चर छोटा है तो आप समझ लेना कि साइज छोटा है। अगर मैं कहूं अपर्चर बड़ा है तो आप समझ लेना साइज बड़ा है। जैसे मैं समझाने के लिए लूं, हम जो मिरर लेते हैं ना, जैसे देखो डायग्राम में तो मैं बड़े बड़े मिरर बनाऊंगा, जैसे मैंने बड़ा सा मिरर बना दिया, क्योंकि डायग्राम सबको क्लियर दिखाई देनी चाहिए, मुझे समझाना है, मुझे भी बनाने में आसानी रहनी चाहिए, आपको भी दिखाई देनी चाहिए, उसके हिसाब से मिरर इमेज बनाई जाती है। वरना आपने ये सोचना कि जो साइज ऑफ द मिरर है ना, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। आपने यूं अपने दिमाग में यह याद रखना है कि भी मिरर देखने में कितना बड़ा बना रखा हमने डायग्राम में, आपने समझना यूं है कि जैसे कि मिरर कुछ इस तरह का है, ये मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये तो बहुत बड़ा है मिरर। जो मैंने ये बनाया ना, कुछ इस तरीके से दिमाग में रहना चाहिए कि आपका मिरर कुछ इस साइज का है। बट इतना छोटा मिरर अगर मैं बनाऊंगा
तो बच्चों को दिखाई नहीं देगा, मैं खुद नहीं डायग्राम बना पाऊंगा। तो इसलिए हमने सोच के चलना कि बहुत छोटा मिरर है, लेकिन बहुत छोटा डायग्राम में नहीं बनाते हम, डायग्राम में तो बड़ा बना देते हैं हम, समझ रहे हो। तो इसलिए हम ये कहते हैं भी मिरर जो है वो बहुत छोटा मान के चलना है, ठीक। तो साइज ऑफ द मिरर हमेशा जब तक ना बोला जाए छोटा मान के तब चीजें हम डिफाइन करते हैं। चलो अब ये मैं मान लूंगा कि आपको पता साइज छोटा, लेकिन वैसे देखने में बड़ा बना रखे है ताकि डायग्राम क्लियर बन जाए। अब मुझे बताना भी फोकस क्या है, व्हाट इज फोकस। बेटा देखो ये है प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो एक मिरर पर, मैं कनकेव मिरर का एग्जांपल ले रहा हूं पहले, रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, एक मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आके टकराती हैं। तो जब ये रेज मिरर पर टकराएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी रेज एक कॉमन पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करेंगी। ये सारी रेज एक कॉमन पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करेंगी। जिस पॉइंट पर ये रेज इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को बोलेंगे फोकस, दैट इज कॉल्ड फोकस। जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, कनकेव मिरर के केस में रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सारी रे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करती हैं ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पर वो सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलेंगी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई थी, उस पॉइंट को फोकस बोलेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो ये जो पॉइंट है ये फोकस है, लेकिन ये याद रखना है फोकस आप तभी डिफाइन कर सकते हो जब मिरर का अपर्चर स्मॉल हो। अगर मिरर का अपर्चर स्मॉल नहीं होगा तो आप इस पॉइंट को इस तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। ये ध्यान रखना है कि इसमें हम ये मान के चलना है कि अपर्चर ऑफ द मिरर इज स्मॉल। तो उस हिसाब से मैं ये कहूंगा जितनी भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो सारी की सारी रे रिफ्लेक्शन के बाद एक कॉमन पॉइंट में मिलेंगी, उस कॉमन पॉइंट का नाम फोकस होगा। तो ये होगा फोकस। तो मेरे ख्याल से फोकस तो सबको पता है, ये छोटी क्लासेस में भी आपने सुन रखा है। फोकस समझ, जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, रिफ्लेक्शन के बाद एक सारी रे कॉमन पॉइंट पर जाकर मिल गई, जिस पॉइंट पर ये जाकर मिली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, उस पॉइंट का नाम फोकस है। अब एक है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेटा पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होगा, पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा फोकल लेंथ। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस पॉइंट और पोल का जो गैप है उसको कहेगा फोकल लेंथ। तो योगी फोकल लेंथ, ये जो डिस्टेंस है इसका नाम है फोकल लेंथ। इसको फोकल लेंथ एक डिस्टेंस का नाम है पोल और फोकस के बीच में जो होता है। तो ये होगा कनकेव मिरर में। अच्छा, इसको भी डिफाइन करने के दो तरीके हैं। डिफाइन करने के दो तरीके हैं फोकस को। तो दो तरीके क्या हैं भाई, वो देखो। एक तो इस तरीके से जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई वो सारी एक पॉइंट में मिली, उस पॉइंट का नाम रख दिया फोकस। एक इसको यूं भी कर सकते हैं, जैसे ये है मानो कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, यह है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यह है पोल। तो बेटा अगर एक पॉइंट से रेज निकले, एक पॉइंट से रेज निकले और अगर रिफ्लेक्शन के बाद ये रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जावे, एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस, वहां से रेज निकली, मिरर पर टकराई और रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल चली गई। अगर ये रेज पैरेलल चली गई तो ये पॉइंट भी फोकस होगा, ये पॉइंट भी फोकस होगा। मतलब इसको यूं कहेंगे कि जो रेज पैरेलल आई थी वो फोकस पे मिलेंगी और जो फोकस से निकली वो पैरेलल हो जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद। जो रेज पैरेलल आई थी वो फोकस पे मिल गई, जो फोकस से निकली वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल होगी। ठीक, तो ये आपका फोकस क्या होता है, वही सेम पॉइंट है ये। अगर रेज पैरेलल आएंगे तो यहां मिलेंगी, यहां से निकलेंगे तो पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। इसको यूं भी कह सकते हैं ना, देखो ये रेज पैरेलल आई तो पैरेलल रेज कहां से आती हैं बेटा, पैरेलल रेज आती है इन्फिनिटी से। पैरेलल रेज कहां से आती हैं, इन्फिनिटी से। तो ये रेज पैरेलल है, अगर मैंने यो रे दिखा रखी है तो मैं ये मानूंगा कि ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पर है। यो रे दिखाने का मतलब क्या हुआ कि मेरा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, और रिफ्लेक्शन के बाद रेज जहां मिलती है उसको कहते हैं इमेज।
जहां रिफ्लेक्शन के बाद इमेज रेज मिलती है उसको क्या कहते हैं, इमेज। तो क्या मैं ये कह दूं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी। कह सकता हूं क्या, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज फोकस पे बनेगी, कह सकता हूं। जो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, इसका मतलब वो इन्फिनिटी से आई, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, मिली कहां, फोकस पर, तो इमेज बनी फोकस पर। तो इस बात को यूं याद कर लो, इस बात को यूं याद कर लो, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, if object is placed at infinity, then image will be at focus. If object is placed at infinity, then image will be at focus. ठीक। दूसरा, इसमें देखो, यहां से रेज निकली, जहां से रेज निकल रही है, इसका मतलब यह है ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और रेज गई इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पे जाने का मतलब वो, मतलब पैरेलल गई, पैरेलल का मतलब इन्फिनिटी पे मिलेंगी। जो रेज पैरेलल होती है मानते हैं कि वो इन्फिनिटी पे मिलती हैं, तो इसका मतलब यहां ऑब्जेक्ट रखा था फोकस पर, ऑब्जेक्ट कहां रखा था, फोकस पर, उसकी रेज गई इन्फिनिटी पर, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। इसको हम ये कहेंगे इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन फोकस, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन फोकस, इफ ऑब्जेक्ट इज ऑन फोकस, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज इन्फिनिटी पर होगी। मेरी बातें जो बोल रहा हूं ना पहले वो नोट कर लो, जो पहले मैं बोल रहा हूं वो नोट कर लो। तो जो रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने कहा फोकस में मिली, इसका मतलब ऑब्जेक्ट, दोबारा लिख लो ये बात, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी एट फोकस। इफ ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटी, इमेज विल बी एट फोकस। दूसरा लिख लो, इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। ये लिख लो इसमें, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इमेज विल बी एट फोकस। इफ ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। तो ये चीजें हैं कनकेव मिरर के केस में। और कनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो होगी ना, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर फिक्स होती है और वो r/2 होती है। तो इसमें जो फोकल लेंथ होती है वो r/2 होती है, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ होगी r/2। r कल मैंने बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर है, r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ r/2 होगी। और मिरर की जो फोकल लेंथ है ना वो फिक्स होती है, मिरर की फोकल लेंथ फिक्स होती है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर मैंने कहा r/2 होती है और ये फिक्स होती है। ये केवल रेडियस ऑफ द मिरर या मिरर की शेप के ऊपर डिपेंड करती है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करती। मिरर को आप कहीं रख लो, कैसे भी रख लो, फोकल लेंथ फिक्स होती है। फॉर अ गिवन मिरर फोकल लेंथ इज फिक्स, that will only depend on the shape of the mirror, that will only depend on the shape of the mirror, means it will depend on r। तो इसलिए मैंने लिखा r/2। तो r तो मिरर की शेप के ऊपर डिपेंड करके कांस्टेंट होगी। अगर r कांस्टेंट है तो इसका मतलब मिरर की फोकल लेंथ भी कांस्टेंट है फॉर अ गिवन मिरर। जो मिरर आपने ले लिया उसकी मिरर की उसके हिसाब से फोकल लेंथ फिक्स होगी। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसका जवाब दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां ये ध्यान रखना है, आपसे ये पूछा था भी प्लेन मिरर जो होता है ना, प्लेन मिरर, आपको पता है प्लेन मिरर की, किसी भी प्लेन सरफेस की रेडियस क्या होती है? कोई भी सरफेस अगर प्लेन हो तो उसकी रेडियस पढ़ रखी है आपने कितनी होती है? प्लेन सरफेस की रेडियस, प्लेन सरफेस की रेडियस याद रखना इनफाइनाइट बोली जाती है। तो अगर रेडियस इनफाइनाइट है तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट है, फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट है। तो इसमें लिख लो, अगर सरफेस प्लेन है तो उसकी रेडियस भी इनफाइनाइट होगी और उसकी फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होगी। प्लेन मिरर की रेडियस और फोकल लेंथ बोथ आर इनफाइनाइट। ठीक, प्लेन मिरर की रेडियस और फोकल लेंथ बोथ आर इनफाइनाइट। ये पॉइंट याद रखना, पूछा जाता है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट, रेडियस भी और फोकल लेंथ भी। कनकेव या कन्वेक्स की जो भी रेडियस होगी उसकी याद ही कर देंगे आप। फिर पहले मैंने अभी बताया कनकेव में, एक बार कन्वेक्स में और सुन लो, फोकस और फोकल लेंथ। फोकस बता दूं कन्वेक्स में, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, अभी लिखना बंद करो एक बार, वरना ये चीज समझ में नहीं आएगी जो मैं बता रहा हूं। अब ये चीज समझ में नहीं आएगी। ये मान लो कन्वेक्स मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल है। तो कन्वेक्स मिरर में फोकस को कैसे डिफाइन करते हैं थोड़ा ध्यान से सुनो। अब ये रेज आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मैं ये कह रहा हूं पहले भी, ये अंडरस्टूड है कि मिरर का अपर्चर स्मॉल है, मिरर का अपर्चर स्मॉल है। तो अब ये रेज
जैसे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो ये मिरर इन रेज को डाइवर्ज करेगा, ये रे यूं डाइवर्ज हो जाएगी। पीछे बढ़ाओगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती हुई दिखेगी अपन यहां, ऐसे ये रे डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे बढ़ाओगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती हुई दिखेगी। तो ये डाइवर्जिंग मिरर था ना, इस रेज टकराई, इसने डाइवर्ज कर दी। तो अगर इन रेज को बैकवर्ड बढ़ाया जाए, इनको पीछे बढ़ाया जाए, तो ये रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती हुई दिखेंगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई थी, इसने डाइवर्ज कर दिया। ये रेज बैकवर्ड बढ़ाने के बाद एक ऐसा लगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही हैं, तो जिस पॉइंट पर ये बैकवर्ड बढ़ाने के बाद हमें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इसको फोकस कहते हैं। बैकवर्ड बढ़ाने के बाद जिस पॉइंट पर ये रेज मिलती हुई दिखाई देंगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इसको फोकस बोलेंगे इस केस में। तो इसमें एक वर्चुअल पॉइंट है, यो रेज को पीछे बढ़ाना पड़ता है हमें, तब जहां मिलती हुई लग रही है, डाइवर्ज होने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद रेज जहां मिलती हुई दिखेंगी, उस पॉइंट को फोकस बोलेंगे। तो ये आपका फोकस होगा, और ये इसकी फोकल लेंथ होगी। फिर ये फोकल लेंथ हो जाएगी, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ हो जाएगी। तो इसमें रेज एक्चुअल में नहीं मिल रही, रेज तो डाइवर्ज होकर चली गई रिफ्लेक्शन के बाद, बैकवर्ड बढ़ाया, हमें लगा एक पॉइंट पे मिल रही है, उस पॉइंट को हमने फोकस बोल दिया, फोकस। और ये होगी फोकल लेंथ। फिर ऐसे इसमें भी दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप। जैसे रेज आई, रिफ्लेक्ट होकर चली गई, इसके बाद है दो तरीके से इसके फोकस को डिफाइन करोगे आप। एक और देखो, अब दूसरे देखो, एक तो फोकस इस तरीके से डिफाइन होगा, एक फोकस को डिफाइन करने का ये तरीका ये होगा, ये रेज आई कन्वर्जिंग बीम की फॉर्म में, ये कन्वर्जिंग बीम की फॉर्म में रेज आई। अगर मिरर नहीं होता तो इन रेज ने यहां कन्वर्ज करना था, अगर मिरर नहीं होता तो ये रेज इस पॉइंट पर कन्वर्ज करती। लेकिन मान लो मिरर पर रे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये रेज चली गई। तो अगर ये रेज मिरर पर टकरा के पैरेलल होगी, अगर ये रेज मिरर पर टकरा के पैरेलल होगी, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट फोकस है, ये पॉइंट फोकस है, दिस पॉइंट इज फोकस। और ये जो रेज हैं, सॉरी, ये जो डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ है। रेज मिरर पर कन्वर्जिंग बीम की फॉर्म में आई, मिरर नहीं होता तो ये फोकस पे मिलती, लेकिन फोकस पे मिल नहीं पाई, रिफ्लेक्शन के कारण चली गई पैरेलल। तो जिस पॉइंट पे इन्होंने कन्वर्ज करना था विदाउट मिरर, वो पॉइंट फोकस होगा, उस पॉइंट को बोला जाएगा फोकस। इस केस में ये पैरेलल आई थी, पीछे बढ़ाने के बाद फोकस में मिली, इसमें पहले फोकस में मिल रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली गई। तो ये फोकल लेंथ या फोकस इस तरीके से ध्यान रखना होता है आपको। अब जैसे कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, मिरर कोई भी हो, दोनों में फोकल लेंथ F इज इक्वल टू R बाई 2 है, F इज इक्वल टू R बाई 2 है। एक तो पॉइंट ये लिख लो कि फोकल लेंथ R बाई 2 है, मैं प्रूव भी करूंगा इसको, वैसे इसको प्रूव करूंगा, पहले तो लिख लो F इज इक्वल टू R बाई 2, चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो। दूसरा पॉइंट ये लिख लो, दूसरा पॉइंट एक नोट करना है अपने, ये आगे काम आएगा आपको, लेंस में काम आएगा, अभी लिख लो। दूसरा पॉइंट ये लिखो, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ये पॉइंट लिखना, नोट करना आपने, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम in which mirror is placed. Focal length of the mirror does not depends on nature of medium in which mirror is placed. मिरर किस मीडियम में आपने रखा है, फोकल लेंथ उस बात पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब मिरर चाहे आपने एयर में रखा हो, मिरर को पानी में रख दो या किसी दूसरे मीडियम में रख दो, फोकल लेंथ विल रिमेन सेम। मिरर की फोकल लेंथ सेम रहेगी और उसकी वैल्यू हमेशा R बाई 2 आएगी। आप लिखो इसके बाद साइन कन्वेंशंस, अगला हेडिंग डालो, जर्नल साइन कन्वेंशंस, जर्नल साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशन लिखो। तो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का मतलब यह होता है कि मिरर के केस में हमें कई बार ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस वगैरह मेजर करने होते हैं। तो वो डिस्टेंस मेजर करने का तरीका क्या है, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है,
कौन सी वैल्यू नेगेटिव लेनी है, इसके लिए कुछ कन्वेंशन हमने बना रखी हैं, सबको वो फॉलो करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें, तो मैं बता रहा साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस मतलब हमें ये बताना है कि कोई मिरर में डिस्टेंसेस वगैरह कैसे मेजर किए जाते हैं। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो ये कनकेव मिरर है, लेट दिस इज कनकेव मिरर। बेटा कोई भी मिरर हो, मिरर में जब भी आप डिस्टेंस मेजर करते हो ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट पोल को माना जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट किसको माना जाता है? पोल को। मतलब हम इसको यूं कहते हैं, मिरर में सारे डिस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू पोल बताए जाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू पोल, चाहे मिरर कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। जैसे मेरे से कोई पूछेगा कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताओ, कोई पूछेगा मेरे से इमेज का डिस्टेंस बताओ, तो मैं जो डिस्टेंस बताऊंगा पोल से कितना डिस्टेंस है वो बताऊंगा, कि पोल से मिरर इतनी, ऑब्जेक्ट इतनी दूर है, पोल से इमेज इतनी दूर है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पोल माना जाता है। सारे डिस्टेंसेस जो बताए जाते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू पोल बताए जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि मिरर कन्वेक्स हो, मिरर चाहे कनकेव हो, रेफरेंस पॉइंट जो है वो पोल माना जाता है। रेफरेंस पॉइंट जो है वो पोल माना जाता है। ठीक, तो बेटा रेफरेंस पॉइंट हम पोल को मान के चलेंगे। तो एक तो ये ध्यान रखना कि पोल जो है वो रेफरेंस पॉइंट है। दूसरा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो, देखो मिरर पर, जैसे ये मिरर यूं रखा, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है रेज कुछ सामने से आएंगी, यूं रेज तो इधर से आएंगी, पीछे से तो आने से नहीं, पीछे तो ओपेक मीडियम है। तो जैसे रेज इधर से आएंगी, मिरर पर टकराएंगी, तो इसको कहेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेज। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेज। इस डायग्राम में रेज आ रही है लेफ्ट से राइट, इसमें रेज किधर जा रही है? लेफ्ट से राइट। तो जैसे मान लो किसी ने मैंने एक पॉइंट लिया, मान लो मैंने कोई पॉइंट लिया ए, और ये डिस्टेंस है मान लो 10 सेंटीमीटर। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं समझाने के लिए। किसी ने मेरे से बोला भाई एक ए पॉइंट है सामने, और मेरे से पूछा भाई ए का डिस्टेंस लिखो, ए का डिस्टेंस लिखो। तो देखो रेज इधर से आ रही है, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा पी मानना है, तो मैं ये डिस्टेंस मेजर करना चाह रहा हूं। तो मेरे को एकदम से ये सोचो आप कि मुझे पी से ए जाना है। कहां जाना? मुझे पी से ए। तो पी से ए जाने का मतलब मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं। मैं किधर जा रहा हूं? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। किधर जा रहा हूं मैं? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। इसका मतलब जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होते हैं ना, जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होते हैं वो डिस्टेंस पॉजिटिव माने जाते हैं। जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होते हैं वो दोज डिस्टेंसेस आर कंसीडर्ड पॉजिटिव। तो यहां कोई मेरे से पूछेगा भाई डिस्टेंस बताओ, तो मैं कहूंगा पी ए इज प्लस 10 सेंटीमीटर। पी ए इज प्लस 10 सेंटीमीटर। मैं इसको यूं बोलूंगा, पी ए प्लस 10 सेंटीमीटर है। पहली साइन कन्वेंशन ये थी कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पहली साइन कन्वेंशन क्या है? ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पहली साइन कन्वेंशन क्या लिखनी थी? आपने नोट करना कि ऑल द डिस्टेंसेस इन केस ऑफ मिरर आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। पहला पॉइंट था कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, एक बार एडिंग डाल लो। आप लिखो दूसरा पॉइंट, आप लिखो द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर कंसीडर्ड पॉजिटिव। द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर कंसीडर्ड पॉजिटिव। जैसे मेरे को बोला भाई ए का डिस्टेंस बताओ, तो मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में गया, रे भी इधर से आई, मैं भी इधर गया। मुझे जाना, स्टार्टिंग पॉइंट मेरा पी होगा हमेशा, तो पी से मैं ए जाऊंगा। अगर मैं पी से ए जाऊंगा तो मैं इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाऊंगा। अगर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाऊंगा तो मैं डिस्टेंस को पॉजिटिव लिखूंगा। तो मैंने इसलिए लिख दिया पी ए इज प्लस 10। पी ए इज प्लस 10। तो जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होते हैं दोज आर कंसीडर्ड पॉजिटिव। तीसरा पॉइंट लिखो, फिर समझाता हूं। तीसरा पॉइंट लिखो आप, द डिस्टेंसेस, अगला पॉइंट लिखो, द डिस्टेंसेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। द डिस्टेंसेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर कंसीडर्ड नेगेटिव। जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं वो नेगेटिव माने जाते हैं, वो नेगेटिव माने जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो कोई पॉइंट है बी, ये बी पॉइंट है। किसी ने मेरे को बोला भाई बी का डिस्टेंस बताओ, तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट लेना है पी, पी से स्टार्ट होना है। मान लो ये गैप जो था, लेट ये गैप 30 सेंटीमीटर है। मान लो ये गैप 30 सेंटीमीटर है।
किसी ने मेरे से पूछा भाई बी का डिस्टेंस बताओ, तो स्टार्ट कहां से करूंगा मैं? पी से, और मैं आऊंगा पी से बी की तरफ इधर, तो मैं लिखूंगा पी बी इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। पी बी इज -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया? क्योंकि मुझे पी से चलना है अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इधर से आई थी, मुझे इधर जाना पड़ गया, तो ये डिस्टेंस नेगेटिव माना जाएगा, ये साइन कन्वेंशन है, तो इसीलिए ये डिस्टेंस नेगेटिव माना मैंने। अरे क्लियर? तो पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था कि सारे डिस्टेंस पोल से मान रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या था? कि जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव है, जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, जैसे यहां पी से ए गया मैं तो पॉजिटिव हो गया, पी से ए गया तो पॉजिटिव हो गया। फिर मैंने कहा भी जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के अपोजिट है वो नेगेटिव है, जैसे मैं पी से बी गया तो वो नेगेटिव हो गया, पी से ए इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, पी से बी इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो वो नेगेटिव। तो ये हुई कन्वेंशन। और एक और देखो, अच्छा ये कन्वेक्स में भी होगा और ये कनकेव में भी होगा, लेंस या मिरर कोई हो, मतलब कन्वेंशन यही होती है, मतलब मिरर चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो चाहे प्लेन मिरर हो, सबके अंदर यही होती है कन्वेंशंस। इसके बाद फोर्थ कन्वेंशन लिखो, फोर्थ कन्वेंशन, फोर्थ पॉइंट डालो, हेडिंग डालो फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आप लिखो, अगला पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, हेडिंग डालो पॉइंट फोर्थ। साइन कन्वेंशन ऊपर लिखना था, उसके बाद 4 पॉइंट बताने मुझे। चौथा पॉइंट है, आप लिखो द डिस्टेंसेस above the principal axis, the distances above the principal axis are considered positive. The distances above the principal axis are considered positive, and distances below the principal axis are considered negative. The distances above the principal axis are considered positive and distances below the principal axis are considered negative. जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हो वो पॉजिटिव, जो नीचे हो वो नेगेटिव। जैसे मान लीजिए ये बताना मुझे, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो मैं इसको कहूंगा पॉजिटिव। अगर मान लीजिए मुझे ये बताना हो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो इसको मैं कहूंगा नेगेटिव। जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस इज नेगेटिव। चौथी कन्वेंशन ये है, जो भी नीचे की तरफ डिस्टेंस मेजर करना पड़ जाए तो उसको नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, ऊपर की तरफ मेजर करना पड़ेगा तो वो पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा। ये 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट याद होने चाहिए, अप्लाई करने आने चाहिए। जितने भी मैं न्यूमेरिकल लूंगा आगे, कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, जिसके जितने भी इसके न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल्स में ये सब चीजें यूज होंगी। इन्हीं के बेस पर आगे ना न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। अगर आपको ये पॉइंट याद नहीं रहेगा ना कन्वेंशन के, साइन कन्वेंशन के, तो फिर आपके न्यूमेरिकल्स में गलती होती रहेगी। इसलिए पॉइंट बहुत जरूरी है। वैसे छोटी क्लासेस में बताए जाते हैं, मेरे को ऐसा लगता है ये चीजें, लेकिन आगे जो न्यूमेरिकल में करवाऊंगा ना, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल होने वाले हैं आपके, और एक न्यूमेरिकल में ये पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉपर आपको लेना आना चाहिए। इसमें एक पॉइंट और लिख लो, चलो एक पॉइंट और लिख लो, आप लिख लो, मैं और पॉइंट बना देता हूं, क्यों आप उसमें रहो प्रॉब्लम में। आप लिख लो, फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज कंसीडर्ड नेगेटिव। लिख लो ये पॉइंट, फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन में लिख लो, 5वां पॉइंट बना लो। जितने ज्यादा पॉइंट बनाओगे उतने काम एक जगह याद हो जाएंगी। एक पॉइंट और लिख लो, आप लिख लो, फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज कंसीडर्ड नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर इज कंसीडर्ड नेगेटिव। अगला पॉइंट लिख लो, फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर इज कंसीडर्ड पॉजिटिव। चलो अभी चलते हैं बेटा, बाकी कल डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है? ओके बाय, टेक केयर।